ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या था, हमने पिछली क्लास में इंथैल्पी और उसके ऊपर डिपेंड किया था कि ठीक है कि क्या कुछ कैसे मेज़र करना है। हमने कल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस की बात की थी कि किस रिएक्शन में कैसे इंथैल्पी चेंज होती है, किस तरह से कन्वर्ट होती है, ठीक है, किस रिएक्शन में इंथैल्पी कैसे रहेगी, किस में नेगेटिव रहेगी, किस में पॉजिटिव रहेगी। ये बात हमने उसमें कंप्लीट की थी अपनी पिछली क्लास के अंदर, ठीक है। और बच्चों मैंने एक और प्लान बनाया है इस चीज़ के ऊपर। जैसे यूपीएससी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है आपका, यूपीएससी लेवल मतलब एनडीए वगैरह तो है ही, यूपीएससी लेवल कंडक्ट कराती है उनके पेपर, ठीक है यूपीएससी। लेकिन एक आईएएस का एग्ज़ाम होता है एक, ठीक है, यूपीएससी में। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में ना एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि आप लोगों को उस लेवल के क्वेश्चन करा पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा कि हम बेसिक कंसेप्ट इसका कंप्लीट कर सके। देखिए मैं यूपीएससी लेवल का पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं उसकी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तैयारी कराने का मेरा कोई पर्पस नहीं है उसकी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ नॉलेज देना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा पर्पस है नॉलेज देना, ठीक है। कोई एग्ज़ाम क्लियर करवाना मेरा पर्पस नहीं है। नॉलेज होगी तो एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ, किसी एक सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ये नहीं भी आपको यार इस क्लास में एक्सपर्ट बना दिया, ठीक है, इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लिया, उस एग्ज़ाम को। मैं चाहता हूँ आप हर चीज़ के लिए, हर युद्ध के लिए तैयार रहे, ठीक है। हर वॉर के लिए आप तैयार रहें, चाहे आपको जिस फील्ड में उतार दिया जाए ना, आप उस फील्ड को कंप्लीटली पार कर सको। मैं चाहता हूँ चाहे कितना ही अनुभवी इंसान उस क्लास में उस युद्ध में उतरा हो, लेकिन नॉलेज के बेस पर अनुभवी को भी हराया जा सकता है, ठीक है। ये बात याद रखना। तो मैं वो चाहता हूँ आप लोगों को, इसलिए प्लीज़ इस बात को मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों का यूपीएससी लेवल का पेपर करा रहा हूँ, नहीं। मैं सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ठीक है ना। कराने को मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करवाने वाला इतना लेवल पर, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक साल में तो केमिस्ट्री कंप्लीट हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे, मैं कल आप लोगों को वैसे भी क्वेश्चन के बारे में बता दूंगा कि हम किस किस चीज़ पर आगे चलकर बात करेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ कंसेप्ट और क्लियर करेंगे इस चैप्टर में अपने। और देखिए पिछले चैप्टर्स के मैंने नहीं करवाए, तो मैं उसके ऊपर ना एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, एक अलग से वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए। एक ढाई 3 घंटे की वीडियो डाल दूंगा 3 चैप्टर के इकट्ठे क्वेश्चंस की, जिसमें बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का, ठीक है। उसके अंदर एक क्लास बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने पहले ये बात नहीं सोची कि आपका बिल्कुल जो कंसेप्ट, जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों के, वो क्वेश्चन आपके क्लियर हो सके, ठीक है। मैंने ये पहले बात नहीं सोची, मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इस पर पढ़ाने लगा, जैसे जैसे मैं बच्चों के साथ जुड़ता गया, ठीक है। कोचिंग में भी कई बच्चों का मेरे पास एक यही क्वेश्चन रहता है कॉमनली कि सर क्या इतना बहुत है हमारे लिए जितना आपने कराया, क्या जितना हमें किताबों में लिखा गया बहुत है? ऐसा हम क्या करें केमिस्ट्री के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हम क्या करें कि हमें उसका बिल्कुल ये अंदाज़ा हो जाए भी हाँ अब इससे आगे हमारे लिए एडवांस होगा, हमारे लिए इतना इससे आगे जानना ज़रूरी नहीं है जितना हमने कर लिया है। इससे आगे जानना ज़रूरी नहीं है, इतने में ही हमारा हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न हो जाएगा। बच्चों को डाउट रहता है कि क्या सर हमारा इतने क्वेश्चन पढ़ने में हो जाएगा, क्या सर ये सिलेबस करने में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा? बच्चों देखो, एग्ज़ाम क्लियर करना आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, एग्ज़ाम के सिलेबस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है आपने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, वो डिपेंड करता है आपने किस हद तक का कंसेप्ट क्लियर किया है, वो डिपेंड करता है आपने कितने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ये नहीं आपने कितने न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, नहीं, कितना कंसेप्ट पढ़ा है, ये नहीं, जितने कंसेप्ट को प्रैक्टिस किया है, जितने न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस किया, वो डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ यही सिलेबस पढ़ना है, जो सिलेबस दिया गया है एग्ज़ाम का वही सिलेबस पढ़ना है, नहीं बच्चों। अगर नौकरी ही लेनी है, अगर एग्ज़ाम ही क्लियर करना है, तो यार अपना घर बैठकर कोचिंग में पैसे बर्बाद क्यों करते हो? घर बैठकर सिलेबस तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, नोट्स तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, तो कोचिंग में पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत ही क्या है? क्या ज़रूरत है आपको? अगर ये ज्ञात करना है ना भी मेरा एग्ज़ाम, अब मैं तैयार हूँ एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसी तैयारी होनी चाहिए आपको भी, आपको बोल दिया जाए भी आपका एग्ज़ाम कल है और आपको पेपर में बैठना है, सीधा टाइम नहीं है तैयारी करने का, तो आपकी तैयारी उतनी होनी चाहिए भी आप कल जाकर पेपर दे दो, ठीक है। आप
आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे, कहीं से भी, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। मैं देखता हूँ कई टीचर्स हैं, जैसे मेरी कोचिंग में भी कई टीचर्स आते हैं और स्कूल में भी काफ़ी टीचर्स आते हैं। जब मेरे पास वो बच्चे पढ़ते हैं, वो मैं उनको बोलता हूँ काफ़ी बार कि आप अब जाकर ना एक बार अपने स्कूल में भी पूछा करो इन चीज़ों के बारे में, ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पूछते हैं ना, जब जाकर टीचर क्या बोल देते हैं उनको, कहता है तुम्हें इससे क्वेश्चन आएगा। यार क्वेश्चन आए ना आए, तुम नॉलेज, तुम्हारा काम है नॉलेज देना, उस बच्चे का डाउट क्लियर करवाओ, बैठ जाओ नीचे बस, तुम्हारे सिलेबस में नहीं आना। यार बच्चा कैसे एग्ज़ाम क्लियर करेगा? ऐसे ही होता ना। तो मैं देखो, मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ मैं रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो घमंड बोलता है। मेरे अंदर इतना घमंड नहीं है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरे अंदर भी कुछ कमियाँ होंगी, मेरी भी कमियाँ बच्चे क्लियर करते हैं। सर आपके अंदर, आपके कंसेप्ट में समझाने में ये कमी रह गई है, इसको कीजिए, सुधारिए। मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ, बच्चे मुझे हर पॉइंट पर बताते हैं। मेरे पास कमेंट भी आते हैं, काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे जब मैं स्टार्टिंग में क्लासेस लगाना शुरू किया था, पहली बार स्टार्टिंग में किया था, तब मेरे पास बहुत से कमेंट आए थे बच्चों के। बोला सर आपकी लाइटनिंग अच्छी नहीं है, आपको बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज कीजिए और थोड़ा सा कपड़े ढंग चेंज कीजिए। तो कपड़ों से मैं थोड़ा, कपड़ों से नहीं किया मैंने चेंज, बाकी मैंने लाइटिंग वगैरह चेंज की है थोड़ी बहुत ही, अभी भी थोड़ा रहता है, धीरे धीरे करेंगे इंसान। लेकिन मैं आपको नॉलेज पूरी डीप का दूंगा, आपको एक भी कंसेप्ट रहने नहीं दूंगा। इसीलिए आपकी क्लासेस, चैप्टर जो होता है वो लंबा चल सकता है, लेकिन आपका कंसेप्ट कहीं अधूरा नहीं रहेगा, बिल्कुल अधूरा कंसेप्ट नहीं रहेगा। खासकर केमिस्ट्री के अंदर मैं कंसेप्ट अधूरा रहने ही नहीं दूंगा। अगर आपको कंसेप्ट अधूरा लगता है ना, तो मुझे बता देना, सर आपने ये क्वेश्चन और ये पैटर्न नहीं समझाया, ये क्वेश्चन का ये सिलेबस नहीं समझाया, इसमें से ये पॉइंट नहीं समझाया, तो मैं उस पॉइंट को भी समझाऊंगा। ठीक है ना? बस आप लोगों का साथ चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, ये मैंने पिछली क्लास पढ़ाई थी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, लाइव क्लास चल रही थी बच्चों की, क्योंकि आजकल मैं कोचिंग नहीं जा रहा हूँ। क्या होता है ना यार, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और धुंध बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि फॉग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं क्लासेस में नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यूट्यूब के लिए अलग से बनती है क्लास, मैं यूट्यूब के ऊपर पढ़ाने के लिए अलग से क्लास बनाता हूँ। ठीक है, यूट्यूब को पर पढ़ाने के लिए मैं अलग से क्लास बनाता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। कौन सा टाइम चैप्टर करेंगे शुरू? थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक चैप्टर हमारा चल रहा है। थर्मोडायनेमिक चैप्टर हमारा चल रहा है। इसको हमने आज, इसका थर्ड लॉ और सेकंड लॉ कंप्लीट करके करने की कोशिश करेंगे आज, उसके साथ साथ उसकी न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे, पिछली क्लास में हमने, मैं बता देता हूँ क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, कि हर एक अलग अलग रिएक्शंस में कैसे इंथैल्पी चेंज होती है, क्या इंथैल्पी रहेगी, कैसे रहेगी, और नेगेटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ज़ीरो कब रहेगी और ज़ीरो कब नहीं रहेगी। ये सब चीज़ें मैंने कल बताई थी, पिछली क्लास जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको शेर बनाना चाहता हूँ। शेर, छोटी मोटी नॉलेज नहीं दूंगा मैं, पूरा कंप्लीट बेसिक कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक। ये नहीं भी मैं दूसरों को बोल रहा हूँ कि आप लोग नहीं कराते, ये नहीं कराते, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं करवाऊंगा, कोशिश करूंगा। कुछ आप बताना मेरे को क्या कमी है, क्योंकि बच्चों से ही पता चलता है टीचर को क्या कमी है आप में। ठीक है, और कपड़ों के ऊपर तो जाना ही मत, कपड़ों से इंसान की अंदर के हुनर का पता नहीं चलता। ठीक है, इसलिए कपड़ों से कम इंसान के विचारों से उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए पहले हम करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट मैं करा चुका हूँ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये 11th क्लास का भी लिए जरूरी है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, 11th क्लास का भी ये टॉपिक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है?
देखिए पहले लो की बात करते हैं। पहला लो कहता है ना तो एनर्जी बनाई जा सकती है ना ही एनर्जी ख़त्म की जा सकती है, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है एनर्जी को, ठीक है। लेकिन दूसरा लो क्या कहता है? एनर्जी किस दिशा और कितनी उपयोग होकर बदलेगी, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, पहला लो क्या कहता है कि चेंज हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन सेकंड लो बता सकता है भी वो चेंज होगी, अगर अगर वो चेंज हो रही है तो वो कितनी और कितनी उपयोग होने के बाद चेंज होगी। दैट्स पॉइंट क्लियर, ठीक है। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं। ये क्या बताता है कि कितनी किस दिशा में कितनी एनर्जी, कितना उपयोग होकर बदलेगी। कितना उपयोग होकर बदलेगी, ये कौन डिसाइड करता है? सेकंड लॉ डिसाइड करता है, ठीक है। सेकंड लॉ बताएगा कि यह बताना चाहता है ये लॉ कि हर एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, यानी कि सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट नहीं हो सकती? वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सारी की सारी एनर्जी, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। देखिए हम लोग बात करेंगे उन सब के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर जो मैंने बात की है। मैंने वादा किया है तो मैं करूँगा जरूर, कर सकती, ठीक है। हर की हर सारी की सारी एनर्जी मतलब किस में कन्वर्ट नहीं हो सकती? वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कुछ एनर्जी जो होगी वो रह जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं, जो सेकंड लॉ होता है वो दो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दो स्टेटमेंट होती है इसकी। कौन सी स्टेटमेंट? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। क्या करना है? सेकंड स्टेट टू इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ की दो इंपॉर्टेंट क्या सेकंड लॉ की, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कौन कौन सी है? एक स्टेटमेंट है केल्विन के ऊपर, ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। कौन सी? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, प्लैंक स्टेटमेंट। इसमें क्या बोला गया है? प्लैंक स्टेटमेंट में इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है, इसके अंदर हीट एंड इंजन से जुड़ने की बात है, ठीक है। हीट इंजन से जुड़ने की बात कही गई है। देखिए हम क्या, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो सिर्फ एक ही सोर्स से हीट लेती हो, यानी कि ऐसी ऐसी मशीन बनाना मुश्किल है कि जो एक ही सोर्स, एक ही चीज़ से एनर्जी लेती हो, सिर्फ ऐसी मशीन बनाना असंभव है। ये कौन कहता है? केल्विन स्टेट कहती है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलती है, कहती है कि ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो एक ही सोर्स से हीट लेती हो और उसे पूरी तरह वर्क में बदल देती हो, पूरी तरह वर्क में बदल देती हो। क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो एक ही सोर्स से हीट लेता हो और पूरी और एनर्जी को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट कर देती है। ये कहना चाहता है ये लो, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या है कहने का? 100%
इफ़िशिएंट इंजन पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो 100% एनर्जी को 100% एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है। ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है कि जो 100 एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, 100% एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है। ये कौन कहता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। ठीक है, और कौन सी स्टेटमेंट में बोलता है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में। कौन सी स्टेटमेंट में? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में बोलता है। ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में बोलता है। समझ आया इतना? जैसे मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कार का इंजन है जो पेट्रोल से चलता है। ठीक है, पेट्रोल से चलता है, एक कार का इंजन है जो पेट्रोल से चलता है। उसमें हीट बनती है। हीट का कुछ हिस्सा गाड़ी चलाने में लग जाता है। ठीक है, यानी कि जो भी हीट बन रही है, यार देखो मैं बताता हूँ सिंपल भाषा में। एक गाड़ी है, उसका इंजन है, वो किससे चलेगा? पेट्रोल या डीजल से चलेगा? पेट्रोल या डीजल से चलेगा। ठीक है, आजकल डीजल की भी आ रही है ना, आजकल सीएनजी भी आ रही है, लेकिन मैं बात करूँगा डीजल वाली, पेट्रोल वाली गाड़ी की। एक कार है जिसका जो इंजन है वो पेट्रोल से चलता है, पेट्रोल से चल रहा है। ठीक है, पेट्रोल से चल रहा है और उसके अंदर हीट बन रही है। देखिए गर्म होता है, वो गर्म होता है, हीट बन रही है। क्या बन रही है? हीट बन रही है। कुछ हिस्सा जो है गाड़ी चलाने के लिए काम हो रही है। जो हीट का जो कुछ हिस्सा है, हीट का जो हिस्सा है वो किसके लिए किसके लिए यूज़ हो रहा है? गाड़ी चलाने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ होगा जो बाकी का हिस्सा बचा है हीट का, वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? एग्जॉस्ट रेडिएटर से बाहर निकल जाता है। एग्जॉस्ट रेडिएटर जो होता है उसका गाड़ी का, उससे बाहर निकल जाता है। किससे? रेडिएटर से बाहर निकल जाता है। एग्जॉस्ट रेडिएटर से बाहर निकल जाता है कुछ हिस्सा। यानी कि कभी भी पूरी हीट को काम में नहीं लाया जा सकता। समझ आया? हीट या एनर्जी, उसको कभी भी काम में नहीं लाया जा सकता। पूरी को कभी काम में नहीं लाया जाएगा। कुछ हिस्सा होगा जो उसका बर्बाद होगा, कुछ हिस्सा होगा जो बाहर निकलेगा, कुछ हिस्सा ही काम में आएगा। लेकिन 100% एनर्जी काम आ जाए, 100% हीट काम आ जाए, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा कि 100% हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा। ये कौन कहता है? केल्विन प्लैंक कहता है। कौन कहता है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहती है। किसके अंदर कहती है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात होती है। समझा ना? कोई डाउट किसी का? नहीं डाउट सर? ठीक है ना? मतलब क्या है? ऐसी मशीन बनाना असंभव है। असंभव मतलब इम्पॉसिबल है कि जो एक ही सोर्स से एनर्जी लेती हो या हीट लेती हो। ठीक है, समझे ना? और पूरी की एनर्जी या हीट को किस में कन्वर्ट कर देती हो? वर्क में कन्वर्ट कर देती हो, यानी काम करने में लगा देती हो। ऐसा नहीं होता। जैसे कार का इंजन, ठीक है ना? कार का इंजन, किसी मशीन का इंजन क्या करेगा? हीट से तो चलेगा, लेकिन एक सोर्स से कभी काम नहीं करेगा। ठीक है, पूरी हीट को कभी कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, बाहर निकाल देता है कुछ हीट। ठीक है, रेडिएटर का मतलब उसका क्या बोलते हैं? साइलेंसर। साइलेंसर बोलते हैं उसको। धुआं निकलता है जो। नोट कर लीजिए इसको। समझ आया ना ये बात? प्लैंक केल्विन की बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं अगली स्टेटमेंट की। कौन सी स्टेटमेंट होती है अगली? ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट समझ आ गई कि कोई भी ऐसी मशीन बनाना इम्पॉसिबल है जो एक ही सोर्स पर चलती हो। किस पर? एक ही सोर्स पर चलती हो, एक ही सोर्स से हीट लेती हो, एक ही सोर्स से एनर्जी लेती हो। ठीक है, और पूरी की पूरी एनर्जी और हीट को किस में कन्वर्ट कर देती हो? वर्क में कन्वर्ट कर देती हो। ऐसी कोई मशीन बनाई जा ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ आपको। एक है क्लैसियस स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट कौन सी है? क्लैसियस स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? क्लैसियस स्टेटमेंट है। क्लैसियस स्टेटमेंट। क्लैसियस स्टेटमेंट क्या बोलती है? क्लैसियस स्टेटमेंट ये भी हीट के ऊपर काम करती है। किसके ऊपर? हीट फ्लो से जुड़ा होता है। ये हीट फ्लो के बारे में बात करता है कि हीट फ्लो कैसे होती है। बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के हीट अपने आप ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु में नहीं जाएगी। बिना एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर की। अगर आप किसी चीज़ से काम कर रहे हो, किसी भी काम को, एक्सटर्नल मतलब कि आप अपनी तरफ से नहीं लगाते, ऑटोमेटिकली अलग बात है।
ठीक है, नेचर से हो जाए अलग बात है, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से करवा रहे हैं वो काम, जब तक आप अपनी तरफ से कोई काम नहीं करेंगे तब तक हीट जो है वो ठंडी जगह से गर्म की तरफ नहीं जाएगी, नहीं जाने वाली। समझे ना, ठंडी वस्तु से गर्म की तरफ तब तक नहीं जाएगी जब तक आप उसको जाने के लिए मजबूर नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या कहता है, जब तक कोई एक्सटर्नल वर्क न लगे तब तक हीट ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु तक नहीं जाएगी, तरफ नहीं जाएगी, ठंडी वस्तु तक नहीं जाएगी। डन, समझ आया ये, कोई डाउट? ठीक है, जैसे मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो हीट होती है ना, गर्म होती है, गर्म चीज़ होती है, जो हीट होती है, गर्मी, वो कभी भी हॉट से कोल्ड की तरफ तो जाएगी ही जाएगी, जो गर्म से ठंडे की तरफ चली जाएगी, गर्म से ठंडे की तरफ चली जाएगी। मतलब क्या है, देखिए मेरी बात सुनिए, मतलब समझिए इसका क्या है। मतलब क्या है मेरा कहने का, कि जो हॉट से ठंडे की तरफ जा सकती है, हॉट से कोल्ड की तरफ जा सकती है, लेकिन बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के आप कोल्ड से हॉट की तरफ उसको नहीं भेज सकते, हॉट की तरफ उसको नहीं भेजते, गर्म की तरफ नहीं भेज सकते कभी। ठंडे से गर्म की तरफ कैसे भेज दोगे भाई? गर्म से ठंडे की तरफ जा सकती है, लेकिन ठंडे से गर्म की तरफ कैसे जाएगी? कोई काम तो करना पड़ेगा, उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, कुछ भी कीजिए लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर गर्म की तरफ जाएगी ठंडे से। ठीक है, लेकिन गर्म से ठंडे की तरफ जा सकती है, लेकिन ठंडे से गर्म की तरफ आने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करवाना पड़ेगा, कोई भी चीज़ है। ठीक है, कोई सब्जी ठंडी रखी है, क्या वो अपने आप गर्म हो जाएगी? ऐसा पॉसिबल है कि वो अपने आप गर्म हो जाएगी? दैट्स नो, नहीं पॉसिबल हो सकता। पॉसिबल है क्या कि वो ठंडी कोई सब्जी पड़ी है, ठंडी चाय पड़ी है, वो क्या अपने आप गर्म हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी। जब तक आप उसको गैस पर नहीं रखोगे या चूल्हे पर गर्म नहीं करोगे तब तक वह गर्म होने वाली नहीं है। हो जाएगी गर्म? नहीं होगी। क्या आएगा कोई बोल दिया छू मंत्र हो जाओ ठा, हो गया? क्या कोई तांत्रिक मंत्र है ऐसा उसको गर्म करने के लिए? नहीं है यार। जब तक आप कुछ काम नहीं करोगे तब तक हीट वह गर्म नहीं होने वाली, सब्जी गर्म नहीं होगी, चाय गर्म नहीं होगी, कुछ गर्म नहीं होने वाला। अब इंसान खुद गर्म नहीं होने वाला भाई, इंसान गर्म नहीं होने वाला जब तक आप गुस्सा ना दिलाओ। अगर किसी को गुस्सा दिला रहे हो तो वो गर्म होगा अपने आप से। मान के चलिए आपने कुछ कह दिया किसी को, तो गुस्सा तो आना ही आना है। गलत बोल दिया किसी को कुछ, गुस्सा तो आना ही है ऑटोमेटिकली, वो तो गर्म हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो फिर आपको काम करना पड़ा। अगर आपके पास में कोई आदमी बैठ गया आके, ठीक है, कोई इंसान बैठ गया आके, वो गुस्सा हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली गुस्सा हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जब तक आप कुछ करोगे नहीं, आप उसको गुस्सा दिलाओगे नहीं, तब तक उसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है। वैसे ही होता है इसके अंदर कि हीट जो है वो क्या होती है, कोल्ड से यानी कि ठंडे से गर्म कभी नहीं होने वाली जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई काम नहीं किया जाता, बाहर से कोई काम नहीं किया जाता। लेकिन ऐसा होगा किसी इंसान को गुस्सा आया हुआ है, गर्म होया पड़ा है, चाय गर्म पड़ी है, सब्जी गर्म पड़ी है, ठीक है, क्या वो ठंडे की तरफ ठंडी करने के लिए आपको उसमें कुछ करना पड़ेगा? नहीं भाई, वो ऑटोमेटिकली ठंडी हो सकती है। अगर आप लोगों को जल्द नहीं है, जल्दी नहीं है, तो वो जल्दी वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो सकती है, गर्म से ठंडी हो सकती है। लेकिन ठंडे से गर्म होना इम्पॉसिबल, बिना किसी के कुछ काम करे इम्पॉसिबल है। तो यही बात ये बोलना चाहता है क्लैसियस। क्लैसियस स्टेटमेंट कहना चाहती है कि कोई भी चीज़ कोई भी हीट गर्म से ठंडे की तरफ जा सकती है, ये पॉसिबल है, जो कि होता भी है। लेकिन कोई भी हीट यानी कि कोई भी ठंडी हीट गर्म हीट की तरफ नहीं जाएगी, गर्म होने के लिए कभी नहीं जाएगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं होता। दैट्स क्लियर? ऑल क्लियर? दैट्स ओके। चलिए लिख लीजिए इसको। सर लिखा पड़ा है, बस आपने समझाने में टाइम लगा दिया। समझाने में टाइम इसलिए लगाया है ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाए, ठीक है। समझना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, टाइम जितना लगेगा लगने दो। मैं कोशिश करूंगा इसमें आपके दोनों लो हो जाएंगे, सेकंड लो भी और थर्ड लो भी दोनों हो जाए, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन समझाए बिना मैं आगे कैसे बढ़ जाऊं? ठीक है ना। अब मैं उन टीचरों में से नहीं, अभी आपको समझ आए ना आए ऐसे ही भाग जाऊं। कम्प्लीट मुझे क्लियर तो करवाना पड़ेगा ना। क्लियर करवाऊंगा तभी तो जाओगे आप लोग, कहोगे भी हाँ सर ने अच्छा पढ़ाया है। अब ठीक है कैमरा, अब ठीक है ना। चलिए, हिल गया था थोड़ा सा, अब क्या करें यार, मजबूरी है, हिल गया तो हिल गया। ठीक है, ठीक हो गया ना। मैं इसको बार बार चेक कर लूँगा कि ठीक है कि गलत है। कभी दिखाई ना दे आप लोगों को, समझ आए ना। एग्जाम्पल वही है, अंदर ठंडा बाहर गर्म, हीट अंदर से बाहर जाती है। ठीक है, ठीक है ना, अंदर से बाहर की तरफ आती है हमेशा हीट, ये बात भी याद रखनी है। अब दोनों स्टेटमेंट के बीच में रिलेशन क्या है ये बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन बोथ स्टेटमेंट्स, रिलेशन बिटवीन बोथ स्टेटमेंट, रिलेशन बिटवीन बोथ स्टेटमेंट्स, बोथ स्टेटमेंट्स, ओके, स्टेटमेंट्स, रिलेशन बिटवीन बोथ स्टेटमेंट्स। ठीक है, ठीक है ना। केल्विन, प्लैंक और सेल्सियस एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ये बात सही है भाई। एक गलत हुआ तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, ये बात याद रखनी है। अगर एक लॉ गलत हो गया तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। अगर आपकी स्टेटमेंट एक को फॉलो नहीं कर रही है ना तो दूसरे को फॉलो कभी करेगी ही नहीं, ये बात याद रखनी है। अगर एक गलत हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, समझे ना, मेरी बात समझ गए। अगर एक आप, अगर जो भी काम आपने किया है अगर वो एक फॉलो नहीं हुआ तो दूसरा कभी होगा ही नहीं, गलत होगा वो। इनके बीच में सिर्फ यही होता है। अब बात करते हैं डीप नॉलेज पर। ये तो था ऊपर ऊपर का ओवरव्यू था, ये सिर्फ ओवरव्यू। सर ये ओवरव्यू था, आर यू सीरियस? यस बच्चों, यस आई एम सीरियस, आई एम सीरियसली। ये तो ओवरव्यू था, ऊपर ऊपर का था थोड़ा बहुत था। नीचे का देखें, पूरा डीप जाएं। हाँ चलिए सर, डीप चलिए। ठीक है, डीप चलते हैं। एंट्रोपी सेकंड लॉ की आत्मा है। एंट्रोपी के अंदर चलते हैं, आप किसके अंदर चलते हैं? एंट्रोपी, एंट्रोपी। सर क्या ये सच में इसकी आत्मा है? अरे बच्चों देख लेते हैं आत्मा है कि नहीं, हमें कौन सा कर देखनी है, लड़की की हुई तो आप लोगों को तो अच्छा लगेगा। हाँ यार कोई तो है, देख लेते हैं। अब है अम भूतनाथ जात आप चुड़ैल, ये तो लड़के इनको तो भूतनी भी मिल जाए ना, ये तो भूतनी को भी अपनी दोस्त बना लेंगे, कहेंगे कोई तो हमें रिस्पेक्ट देता है, कोई लड़की तो हमारी तरफ से देखती है। लड़कियों को छोड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर। सॉरी, ये भी तो ज़रूरी है। हाँ महाराज, तुम लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है, कीजिए। ठीक है, हम पढ़ाई की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, अब हम चलते हैं डीप नॉलेज की तरफ। अब ये जो एंट्रोपी होता है ये डीप होता है, बिल्कुल क्या होता है, एकदम डीप समुंदर, समंदर, सात समंदर। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, सात समंदर के अंदर जाने वाले हैं हम। किसके? सेकंड लॉ के, सात समंदर के अंदर जाने वाले हैं। समंदर के अंदर ही घुस जाओ बस, देखो उसके अंदर कौन सी जलपरी कहाँ रहती है। कहीं रहती है भाई जलपरी, देखते हैं, झकते हैं। चलिए सर, चलिए हम भी आपके साथ हैं, डरिएगा मत सर, हम आपके साथ हैं। अरे मैं नहीं डर रहा हूँ, मुझे नहीं देखनी जलपरी, तुम लोग देखो जाके। ठीक है चलिए, ठीक है। देखिए एंट्रोपी होता क्या है? एंट्रोपी वो चीज़ होती है डिसऑर्डर का माप बताती है। क्या बताती है? डिसऑर्डर का माप, अवस्था बताती है, अव्यवस्था। क्या बताती है एंट्रोपी? एंट्रोपी इज इक्वल टू होता है डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर बताती है। क्या बताती है? डिसऑर्डर। ठीक है, अव्यवस्था का माप बताती है। क्या बताती है? अव्यवस्था। बताऊंगा मैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो। जलपरी देखनी है अभी, ठीक है, दिखाएंगे आपको जलपरी। ठीक है, अब देखिए बात मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एंट्रोपी जो होती है एनर्जी को बेकार होने की मात्रा बताती है। क्या बताती है? कि एनर्जी कितनी बेकार हुई है,
बेफालतू में तुम अपनी एनर्जी किसी और की तरफ लगा देते हो, जिसकी तरफ लगानी होती है उसकी तरफ नहीं लगाते हो। ठीक है ना, बेफालतू में कहीं नहीं लगानी। अब एंट्रोपी से आपको पता चल सकता है भी आपने कितनी एनर्जी किसकी तरफ बर्बाद की है। ठीक है भाई, मैं केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहा हूँ। एंट्रोपी से क्या पता चलता है, एंट्रोपी बताता है कि आपने सॉरी कि कितनी कितनी एनर्जी बेकार हुई है। क्या हुई है? बेकार हुई है। क्या हुई है? बेकार। ठीक है, बेकार हुई है कि आपने किसी की तरफ कितनी मात्रा में आपने अपनी एनर्जी बर्बाद की है, बेकार की है। ठीक है, ये एक तरह की नेचुरल प्रोसेस होती है। क्या होती है? नेचुरल प्रोसेस। जैसे यूनिवर्स में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, यानी कि एनर्जी खराब होने की, बेकार होने की मात्रा बढ़ती रहती है नेचुरल प्रोसेस के अंदर। इन नेचुरल प्रोसेस, जो नेचर आपकी प्रोसेस करती है, नेचर की प्रोसेस में जो होता है, नेचुरल प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी बढ़ती रहती है। ये नोट कर लीजिए, नोट कर कर यहाँ पर ये पॉइंट लिख लीजिए कि नेचुरल प्रोसेस में हमेशा जो नेचर होता है उसके अंदर हमेशा, यानी कि नेचुरल प्रोसेस में यहाँ पर नेचुरल प्रोसेस के अंदर यूनिवर्स भी लिख लीजिए ब्रैकेट डालकर, यूनिवर्स में हमेशा एंट्रोपी बढ़ती रहती है। ठीक है, यूनिवर्स में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है, यूनिवर्स में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है, यानी कि एनर्जी हमेशा ज़्यादातर बेकार ही हो रही है, बेकार एनर्जी होती रहती है, ज़्यादा ही मात्रा बढ़ गई अब तो बेकार होने की एनर्जी के। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल प्रोसेस कहलाता है। यही नेचुरल प्रोसेस होती है कि आपकी एंट्रोपी की जो है मात्रा बहुत बढ़ रही है, इनकी एनर्जी खराब होने का लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है इसका? मैथमेटिकली फॉर्मूला डेल्टा एस। एंट्रोपी को डेल्टा एस से दिखाया जाता है, डिनोटेड बाय डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज ग्रेटर देन टू जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन टू जीरो। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन टू जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन टू जीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन टू जीरो। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन टू जीरो। समझ आया ये? ठीक है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ आप लोगों को। ये मिटा दें सर? मिटा दीजिए सर। जलपरी तो मिल गई है। आपने क्या सर हमें जलपरी का लालच देकर आपने इतना बढ़िया टॉपिक समझा दिया। बच्चों मिलेंगे यार, जलपरी से भी मिलेंगे, चिंता मत करो, पढ़ो तो लो पहले, मिलेंगे। टॉपिक ख़त्म होने के बाद ज़रूर मिलवाऊंगा। कहाँ सर, लालच दे रहे हो बच्चों को? पढ़ो यार। ठीक है, देखिए अब देखिए, बर्फ़ का पिघलना, आइस से वाटर बनना, एंट्रोपी यहाँ पर बढ़ जाती है। जैसे एनर्जी बेकार चली गई उसको बदलने में, कि आइस में से जब पानी में कन्वर्ट किया जाता है उसको, तब जो होती है आधे से ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। ठीक है, आधे से ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाती है? ठीक है ना कैमरा? ठीक, कैमरा सही है आपका। चलिए अब चलते हैं आगे रिलेशन की तरफ, सॉरी रिलेशन बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल। ये एक एग्जांपल हो जाएगा परफ्यूम का फैलना। परफ्यूम फैला पूरे कमरे के अंदर, डिसऑर्डर हो गया, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। और अगर डिसऑर्डर हो गया तो इसका मतलब क्या है? एंट्रोपी भी बढ़ गई है। ठीक है, एंट्रोपी भी बढ़ गई है। टूटा हुआ कांच अपने आप जुड़ जाता है। देखिए, टूटा हुआ कांच जो होता है अपने आप जुड़ जाता है। ये एंट्रोपी कम होने का नेचुरल नहीं है। ठीक है, ये कम नहीं होती यहाँ पर एंट्रोपी, यहाँ पर ज़्यादा ही होती है। अगर वो अपने आप जुड़ रहा है कांच, जैसे टूट गया ना, अपने ऐसा मरो। और सनी देओल ने एक वीडियो मैंने देखी थी उसकी, उसका भाई बेबी देओल बोल रहा था कि जब गाड़ी घर पर लेकर आए भैया, तो मैंने उनसे पूछा सनी देओल से कि आपकी ये गाड़ी का शीशा क्रैक हुआ है, क्या बात हुई? कहा कि कुछ नहीं, गुस्से में मैंने हाथ रख दिया। 2.5 किलो का हाथ है कातिया, ये 2.5 किलो का हाथ, कातिया ये 2.5 किलो का हाथ है, 2.5 किलो का। ऐसे मारा तो कांच क्या हो गया? पूरी तरह से गिरकर नीचे नहीं गया, क्रैक हो गया सिर्फ। और क्रैक होने के बाद वो एक दूसरे को, जबकि वो बीच वाला हिस्सा है जो ना टूट चुका है, बीच वाला हिस्सा टूट चुका है, वो गिर सकता है, लेकिन जो बाकी का कांच है उसको जोड़े रखा हुआ है। अभी भी बाकी का कांच जो है उसको जोड़े रखा हुआ है। ठीक है, बाकी का कांच जो उसको है क्या, जोड़ कर रखा हुआ है।
समझ आया? ये नेचुरल नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर नेचुरल बहुत कम होता है, ये नेचुरली कभी नहीं होता है। ये कोई इंसान अगर अपनी तरफ से कुछ कर रहा है तभी होता है, अदरवाइज नेचुरली कांच कभी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, नेचुरली नहीं होगा कि पड़ा है यार उसमें, उसको तोड़ दिया हमने, ठीक है, तोड़ने के बाद दोबारा अपने आप ऐसे ही जुड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है यार, वो कभी ना कभी नीचे गिर कर टूट जाएगा। जहाँ उस पर थोड़ा बहुत भी आप कुछ और भारी सी चीज़ रखी तो वो टूट जाएगा, पर टूटेगा किसके कारण? आपके कारण। नेचुरली थोड़ी ना टूट जाएगा अपने आप ही। आप टूटे तोड़ोगे, उसके ऊपर कुछ गिरोगे, कुछ करोगे, ऐसे मारोगे, ठीक है, तो आप काम कर रहे हो, न कि नेचर काम कर रही है, आप काम कर रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, नेचुरली पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है, नेचुरली आप कहोगे सर हम शीशा बाहर रख देते हैं और कोई कौवा आकर कोई चीज़ उसको तोड़ देती है, तो नेचर, अब भाई नेचर ने नहीं किया, कौवे या किसी चीज़ से उसके ऊपर चोट लगी है तभी टूटा है वो, नेचर ने नहीं किया वो, नेचर ने नहीं किया। ठीक है, ज़मीन के नीचे गाड़ दो उसको, देखे उसको कुछ बिगड़ता है? नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नेचर नहीं करती, नेचर शीशे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर चलते हैं। हम नेचुरल प्रोसेस समझ गए आप कैसी होती है। नेचुरल प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेचुरल प्रोसेस के अंदर हमेशा इंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, इंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, यानी कि एनर्जी बेकार होने की जो क्षमता होगी वो हमेशा बढ़ती रहेगी। ऑल क्लियर? ठीक है, आगे चलें। अब देखते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया। रिवर्सिबल में क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा आइडियल कंडीशन के अंदर ही पॉसिबल होती है। किसके अंदर पॉसिबल होगी? रिवर्सिबल। हमेशा आइडियल गैसेस में, आइडियल कंडीशन में, गैसेस नहीं, आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में ही पॉसिबल होती है। हमेशा आइडियल कंडीशन में पॉसिबल होगी। यहाँ पर क्या होगा? धीरे धीरे इंट्रोपी बढ़ेगी। क्या करेगी? धीरे धीरे इंट्रोपी चेंज होगी। क्या होगा? धीरे धीरे इंट्रोपी चेंज होगी। इंट्रोपी क्या होगी? चेंज होगी। धीरे धीरे इंट्रोपी चेंज होने लगेगी, धीरे धीरे इंट्रोपी चेंज होने लगेगी, और एक टाइम होगा जब वह इंट्रोपी जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब इंट्रोपी क्या हो जाएगी? ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। लेकिन ऐसा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सिर्फ थ्योरी के बेस पर आप पॉसिबल कर सकते हो इस चीज़ को, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। याद रखना है, नोट करके लिख लीजिए। नोट करके यहाँ पर छोटी सी बात, छोटा सा एक नोट डालकर उसमें लिख लीजिए, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन थ्योरी के बेस पर ये इम्पॉसिबल है। थ्योरी के बेस पर ये पॉसिबल है। थ्योरी के बेस पर ये पॉसिबल है। सिर्फ थ्योरी के हिसाब से आप इसको पॉसिबल कर सकते हो। अदरवाइज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। पॉसिबल ही नहीं कर पाओगे आप इसको, प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि प्रैक्टिकली क्या होगा। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये थ्योरी बेस्ड पॉसिबल है। ठीक है, क्या पॉसिबल है? रिवर्सिबल गैस में, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, आइडियल कंडीशन के अंदर हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। धीरे धीरे इसमें क्या होता है? इंटोरपी चेंज होने लगती है। क्या होने लगती है? इंटोरपी चेंज होने लगती है, और चेंज होने के बाद एक टाइम आएगा जब वह ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन ये बात प्रैक्टिकली प्रूव नहीं की जा सकती, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली करना। लेकिन इसको थ्योरी बेस से आप प्रूव कर सकते हो, थ्योरी बेस से इसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? इरिवर्सिबल हमेशा रियल लाइफ प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन, हीट लेस होती है। ठीक है, हीट क्या हो जाती है? लेस हो जाती है। अगर हीट लेस हुई है तो इसका मतलब क्या है? आपकी इंट्रोपी बढ़ गई है, क्योंकि एनर्जी बेकार हुई है। चाहे हीट बेकार हो, चाहे एनर्जी बेकार हो, तो इसका मतलब क्या होगा? इंट्रोपी बढ़ गई है। एंड दैट्स क्लियर? ठीक है, सारे रियल प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं, जितने भी होंगे इरिवर्सिबल होते हैं। तो लिख लीजिए, इरिवर्सिबल का मतलब इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, वर्सिबल। इरिवर्सिबल के अंदर क्या होगा? इरिवर्सिबल के अंदर क्या होगा? रियल लाइफ प्रोसेस होती है। ये कौन सी प्रोसेस होती है? रियल लाइफ प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस? रियल लाइफ प्रोसेस होती है। रियल लाइफ प्रोसेस होती है।
कौन सी प्रोसेस होती है? रियल लाइफ प्रोसेस होती है। इसके अंदर फ्रिक्शन और जो हीट होती है वो बढ़ने लग जाती है। क्या होने जाती है? लेस होने लग जाती है, या बढ़ने लग जाती है, या घटने लग जाती है। क्या होने लग जाती है? फ्रिक्शन, यानी कि चेंज होने लग जाती है यार, बस। फ्रिक्शन या फिर हीट जो होगा वो क्या होने लग जाएगी? लेस होने लग जाएगी, या फिर बढ़ने लग जाएगी, या घटने लग जाएगी, लेस होने लग जाएगी। हमें बेकार करनी है तो लग जाएगी, ठीक है। बेकार करने में लग जाएगी, होने लग जाएगी, लेस होने लग जाएगी। अगर वह लेस हो रही है तो क्या होगा? वहाँ पर इंट्रोपी बढ़ जाएगी। क्या होगा? इंट्रोपी बढ़ जाएगी। इंट्रोपी क्या करेगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर इंट्रोपी बढ़ गई तो इसका मतलब है सारी की सारी जितनी भी रियल लाइफ प्रोसेसेस हैं, जितनी भी ऑल ऑफ जितनी भी रियल लाइफ प्रोसेसेस है, वो सब की सब क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा है मैं क्यों बोल रहा था कि कोशिश करेंगे कि दोनों के दोनों लो कर सकें? इसलिए क्योंकि मैं बिल्कुल डीप जा रहा हूँ, बिल्कुल डीप। ये सब नहीं पढ़ाना होता हमें। सेकंड लो बताया, चलो काम खत्म, न्यूमेरिकल कराए खत्म। लेकिन मुझे लगता है जितना टाइम इसमें लग रहा है ना अभी अभी मुझे लगता है इसमें आगे आपका न्यूमेरिकल हो ही नहीं पाएंगे इसके भी, ठीक है। तो मेरी भी कंडीशन समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपका बेस क्लियर करवा रहा हूँ। तो नोट करके, इसमें भी एक नोट करके एक बात लिख लीजिए। नोट करके लिख लीजिए एक बात, यहाँ पर मेरे पास तो जगह नहीं है, आप लोगों के पास होगी, कि सभी की सभी रियल लाइफ प्रोसेस, सभी रियल लाइफ प्रोसेस, फिर भी मैं लिख देता हूँ, प्रोसेस जो है वो सब इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल है, ठीक है। सभी की सभी रियल लाइफ में जितनी भी प्रोसेसेस है, सबकी सब क्या है? सबकी सब क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस है, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो होता है वो आइडियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें धीरे धीरे एंटेल्पी चेंज होने लगती है। लेकिन एक बात याद रखना है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये थ्योरी बेस पर पॉसिबल है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर सबकी सब रियल लाइफ प्रोसेसेस आ जाती हैं, सबकी सब रियल लाइफ प्रोसेसेस आ जाती है। वहाँ पर क्या होता है? फ्रिक्शन और हीट जो होती है वो लेस होने लग जाती है, ठीक है। इतना समझ आया? इसीलिए वहाँ पर क्या होने लग जाता है? इंट्रोपी बढ़ने लग जाती है। दैट्स क्लियर ऑल ऑफ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नहीं हुए न्यूमेरिकल कोई बात नहीं, अगली नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हमें बहुत टाइम है। हमें तो एक्सपर्ट बनना है, कौन सा कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें तो एक्सपर्ट बनना है। और एक्सपर्ट देखिए, कोई भी चीज़ धीरे धीरे होती है, एक लगत कोई चीज़ नहीं होती। आप आज केमिस्ट्री पढ़ने लगे, कल आपको नीट लेवल JEE लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाए आपसे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको धीरे धीरे उनके लेवल को समझना पड़ेगा, तब जाकर आपका क्लियर होगा। इसलिए एक्सपर्ट बनने के लिए भी आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदार को सिर्फ इशारा काफ़ी होता है, ये बात तो सुनिए। चलिए, हीट इंजन और इफिशियंसी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हीट ऑफ इंजन एंड इफिशियंसी। इफिशियंसी, हीट इंजन ऑफ और इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है याद रखना है, इफिशियंसी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। ये जो इसका होता है डिनोटेड पॉइंट होता है, ये डिनोटेड सिंबल होता है इसका। और जिसका फॉर्मूला होता है वो होता है हीट वर्क बाय हीट, सॉरी W/QH, यानी कि वर्क बाय हीट, ठीक है। वर्क बाय हीट, समझ आया? सेकंड लॉ क्या कहता है? अब सेकंड लॉ की बात की जाए, सेकंड लॉ कहता है कि जो ये इफिशियंसी होगी ये हमेशा ग्रेटर देन टू 1 रहने वाली है। ये हमेशा क्या रहने वाली है? ऑलवेज ग्रेटर देन टू 1, ऑलवेज ग्रेटर देन टू 1 रहने वाली है, ठीक है। ऑलवेज ग्रेटर देन टू 1 रहने वाली है। क्या रहने वाली है? ऑलवेज ग्रेटर देन टू 1। अगर ये 1 होने लग गई, 1 से ग्रेटर देन होने लग गई, सॉरी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें ग्रेटर देन लेस देन होगी, लेस देन 1 होगी। क्या होगी? लेस देन 1 होगी। क्या होगी? हमेशा इफिशियंसी वो क्या होगी? सेकंड लॉ के अंदर हमेशा लेस देन 1 होगी। क्या होगी? लेस देन 1 होगी। गलती को माफ़ कीजिएगा, हो जाता है कई बार, ठीक है, ठीक है ना। यानी
इफ़िशियंट कभी भी 100% नहीं हो सकती, कभी भी इफ़िशियंट चेंज नहीं होगी। कितने 100% कभी नहीं होगी। नोट करके लिख लीजिए इस बात को, इस बात को नोट करके लिख लीजिए। कभी भी इफ़िशियंटी जो इफ़िशियंट है, इफ़िशियंसी है, वो 100% चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं आगे, और यही हीट के ऊपर डिपेंड होता है। यही जो बात है ये हीट के बारे में थी, हीट इंजन ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, अब आगे की बात देखी जाए। आगे बात करेंगे हम कारनोट सिस्टम। कारनोट सिस्टम या इंजन बोल लीजिए इसको, कारनोट इंजन। कैन नोट नहीं, कारनोट, कारनोट, कारनोट। ठीक है, ये वाला जो इंजन होता है, देखिए नॉर्मल इंजन की बात होती है। ये जो हमने बात की है नॉर्मल इंजन की, लेकिन जो ये वाला इंजन होता है, कारनोट इंजन होता है, ये मैक्सिमम इफिशिएंट देता है। ये बहुत ज़्यादा जो होता है इफिशिएंट देता है, मैक्सिमम इफिशिएंट देता है, इफिशिएंट देता है। लिख लीजिए इन चीज़ों को, ज़रूरी है ये। कारनोट इंजन जो होता है वो क्या देता है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इफ़िशिएंट देता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थ्योरी बेस पर ही इसको पॉसिबल किया जा सकता है। ये भी क्या है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कैमरा दिखाई दे रहा है ना, बार बार चेक करना पड़ता है यार। ठीक है ना, ठीक है कैमरा तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है ना, समझ आया ना, इतना कोई डाउट तो नहीं है इसमें। कैमरा ठीक दिखाई दे रहा होगा सभी को। क्या बात है, ये हिल जाता है कई बार, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है हमें। ठीक है, तो इफ़िशियंसी, ऑल ऑफ इफ़िशियंसी अगर आप कारनोट इंजन में निकालना चाहो, देखिए ये तो था आपका सिंपल इंजन के अंदर, अगर कारनोट इंजन के अंदर निकालना चाहे तो उसमें अलग ही फॉर्मूला फॉलो होगा। 1 माइनस इसके अंदर आप करोगे शायद आप इसमें करोगे TC/TH, ये वाला फॉर्मूला आप इसमें यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मेरे पास इसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं मेरे पास, बहुत सारे। लेकिन आज हम क्या करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन कर सके। ठीक है, मैं कल की क्लास में क्वेश्चन करवा दूंगा काफ़ी सारे, ठीक है, लेकिन आज नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ मेरी बात को समझिए, हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा करा सकूँ। मिटा दूँ ये, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, टाइम हो चुका है वैसे क्लास ख़त्म होने का, मुझे आगे भी एक क्लास लगानी है लाइव बच्चों की, लाइव वालों की। और बच्चों, अगर कोई बच्चा आप में से लाइव देखना चाहता है या लाइव क्लास लगाना चाहता है, तो उस बच्चे को ये क्लास टीच मिनट पर मिल जाएगी। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको टीच मिनट में मैं ऐड कर लूँगा। ठीक है, आपके पास टीच मिनट में मैं इसको ऐड कर दूँगा, तो बच्चा ऑनलाइन भी लाइव क्लास लगा सकता है इस नंबर पर 9253444624, ये वाला नंबर। ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप टीच मिनट में ऐड हो जाओगे, हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, जो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहता है बैचेस, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, ठीक है, उसके लिए अलग अलग, हर बच्चे के लिए हर अलग एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई पैसा नहीं है आपका, और लाइव क्लास लगेगी, नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोला गया है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक हीट इंजन 500 जूल हीट सोर्स से लेता है। ठीक है, सोर्स से हीट लेता है, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया क्वेश्चन, सोर्स से हीट लेता है, ठीक है, लेता है, और 300 जूल वर्क करता है। ठीक है, दोनों की जूल होती है ना, ठीक है, जूल वर्क करता है, ठीक है, काम करता है यार। इफ़िशियंट निकालो, इसका इफ़िशियंट बोला गया है बच्चों निकालने के लिए, इफ़िशियंट निकालना है, फाइंड आउट कीजिए। तो मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, फाइंड आउट कीजिए इफ़िशियंट, निकालिए इफ़िशियंट क्या होगा।
सर इफिशिएंट, पहले क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। हमें कारनोट इंजन नहीं बोला गया, बोला गया है सिर्फ हीट इंजन के बारे में। किसके बारे में बोला गया है? सिर्फ हीट इंजन के बारे में। तो हीट इंजन का तो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, W/QH, यही लिखवाया था। ठीक है, W का मतलब होता है काम, तो लिखिए काम करिए इसको जल्दी से। तो काम, W का मतलब तो काम होता है, 300 आ गया। ठीक है, और हीट, हीट सोर्सेज, ये जो H होता है ना, ये वाला H, ये H हीट सोर्सेज के लिए लिखा जाता है, सोर्स वाला हीट। तो 500, ठीक है, 20 से 20 कैंसिल आउट, तो 3/5, दैट्स आंसर। जूल पॉइंटों में निकालना है, पॉइंटों में निकाल लीजिए। 0.6 यही आएगा, 0.6 आ जाएगा जूल। ठीक है, 0.6 जूल आ जाएगा, 6% आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। या इसको परसेंटेज में अगर चेंज करना है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, परसेंटेज में निकालना है क्या? नहीं, परसेंटेज में नहीं निकालना बच्चों। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो। तो डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। अगर इसको परसेंटेज में भी निकालना है, डिवाइडेड बाय 100 कर देना है, तो आ जाएगा आंसर। दैट्स, अगर परसेंटेज में निकालना है तो हाँ, यही बात बोली जाती है ना, जो इफिशिएंट होता है उसमें ये बताया जाता है भी कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई है, कितने % उसमें से एनर्जी कन्वर्ट हुई है। ठीक है, तो यही बताएगा। तो इसका मतलब ये है 60% हीट हुई है, लेकिन 100% कभी नहीं होगी, ये याद रखना है। 100% कभी नहीं होगी। अगर 100% आपके पास आंसर आ रहा है तो या तो आपका आंसर गलत है या फिर क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अगर 100% आ रहा है तो क्वेश्चन यहाँ से पता किया जाता है। कई बच्चे बोलते हैं टीचर सर, टीचर जो होते हैं वो क्वेश्चन को भी गलत कैसे बता सकते हैं? उनको भाई एग्ज़ाम का पता होता है, कैसा एग्ज़ाम है, कब होगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और क्या क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, वो उसको पता होता है। ठीक है, मैं 60% डायरेक्ट लिख दिया है। अब बोला गया है अगला क्वेश्चन, एक इंजन 500 जूल, नहीं 800 जूल हीट लेता है, किसी भी सोर्स से लेता है, अपने सोर्स से 800 जूल हीट लेता है और 500 जूल वर्क करता है, और 500 जूल वर्क करता है, काम करता है मतलब। ठीक है, 500 जूल काम करता है। हीट रिजेक्टेड कितनी हुई, यानी कि कितनी हीट बेकार हुई है, कितनी हीट बेकार हुई, यानी कि खराब गई। ये निकालने के लिए फॉर्मूला बताइए, जल्दी से करिए, जल्दी से जल्दी से। इसके लिए बच्चों निकालना है ना अगर ये फॉर्मूला, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। इसके लिए अगर आंसर निकालना है तो इस फॉर्मूले को याद रखिए, W+WC। ठीक है, WC का मतलब होता है कितनी हीट ली गई है। ठीक है, WC का मतलब होता है कितनी हीट ली गई है। सॉरी, आपको QC निकालना है ना, लॉस कितनी हुई है ये निकालना है, बेकार कितनी हुई है। तो QC का मतलब होता है बेकार कितनी हुई है। WH का तो मतलब आपको पता है हीट इंजन। ठीक है, काम कितना हुआ है, वर्क W का आपको पता है ये होता है। QH का आपको पता है कितनी हीट ली गई है, तो कर लीजिए आपको। अगर ये पता है हमें ये कितना है, 800 है, इज इक्वल टू वर्क कितना है, 500 है। QC निकालना है, इसको इधर भेज दीजिए, 800 माइनस QC, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 300 जूल। QC 300 आ गया, डिवाइड कर लीजिए इसको 100 से। परसेंटेज में नहीं निकालना, ये हमें हीट पूछा गया है, परसेंटेज नहीं, हमें एफिशिएंट नहीं पूछा, हीट पूछा गया है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा एक। ठीक है, ये वाला भी फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिटा दें, मिटा दीजिए सर, हो गया ये तो। देखिए ज़्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लेकिन यही न्यूमेरिकल आपको रोक देते हैं करने से। ठीक है, क्वेश्चन करने से रोक देते हैं, यही ऐसे ही न्यूमेरिकल्स। आगे आपका नंबर जो होते हैं फिर यहीं से नहीं करोगे तो नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। अब मेरे पास से टाइम ज़्यादा होता है, होने दो, क्लास बाद में लगा लेंगे वो वाली भी, तो पूरे क्वेश्चन कर लेने पड़ेंगे ये तो। कारनोट इंजन 600 केल्विन और 300 केल्विन के बीच
वैसे मेरी एक क्लास टाइम हो चुका है, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ, फिर मैं अगली क्लास लगाना शुरू कर दूँगा अपनी। काम करता है। अब बच्चों मैं 7 बजे का क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, 7 बजे का लगा हुआ हूँ। पहले लाइव वाले बच्चों की लगाई है, लाइव वालों की ख़त्म हो गई, अब आप लोगों की क्लास लग रही है TC/TH। कोई बात नहीं, लगा देंगे। ठीक है, देखिए अब निकालिए इसको। ये टेम्परेचर ऑफ इफिशिएंट टेम्परेचर ऑफ हीट, ठीक है। तो इफिशिएंट का टेम्परेचर यहाँ से चेंज हुआ, तो चेंज कर लीजिए 600 चेक कीजिए पहले क्या हुआ है, कहाँ पर हुआ है, कर लीजिए चेक पहले से। पहले आपका आएगा बाद वाला जो काम में यूज़ हुआ है 300, 600, 1 माइनस, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से ये 2 कैंसिल आउट, तो 1/2 आ जाएगा। एक में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 ही बचेगा, तो 0.5 बचेगा। मतलब कहने का क्या है, 0.5 बचेगा। इसका मतलब तो यही हमें परसेंटेज में निकालना है। क्या बोला गया है, मैंने लिखा नहीं, क्या क्या निकालना है, इफ़िशिएंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इफ़िशिएंट ज्ञात करना है। इफ़िशिएंट ज्ञात कीजिए, मैंने बोल दिया था, शायद लिखा नहीं था। इफ़िशिएंट ज्ञात करना है तो आप इसको वही बात करना है, परसेंटेज में निकाला जाता है, तो इसको आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई डिवाइडिंग कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 50%। 100% कभी नहीं आएगा, याद रखना है। 100% कभी नहीं आएगा, 50% आएगा। 100% कभी नहीं आएगा, 50% आएगा। ओहो, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है बच्चों आप लोगों के। चलिए ऐसे करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन हो गए ना हम कल कर लेंगे। ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन तो है, ठीक है। ये देखिए अभी दिखाऊं, अ, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, और भी हैं, यही थे बच्चों, ठीक है। यानी कि अभी भी आपके इसमें 20 क्वेश्चंस है। ये मैंने कितने करा दिए, 3 क्वेश्चन, 4 5, अब 4 पता नहीं, 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए सोल्व, 4 क्वेश्चन करा दिए शायद, ठीक है। तो आज मेरे पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए क्लास बहुत कम लगी है। कल से हम टाइम पर क्लास लगाएंगे अपनी, और टाइम से क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है। और साथ के साथ न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे, और थर्ड लॉ के साथ अपना कल नई क्लास लगाएंगे। तो तब तक आप लोग न्यूमेरिकल्स ऑनलाइन या फिर बुक्स से निकाल कर सॉल्व करते रहिए इसके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।